हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएस स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मर्यादा लांघने वाली बहू। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बूढ़े सास ससुर अपनी बहू का हर अत्याचार बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक जब बहू अपने ससुर के पीछे चप्पल लेकर दौड़ी तो सास से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए सास ने जो किया, बहू के तोते उड़ गए। आखिर ऐसा भी क्या किया उस बुजुर्ग सास ने? आइए जानते हैं, बढ़ते हैं कहानी की ओर। अरे यार, तू पागल हो गई है क्या, जो खामखा अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही है? कभी तो दिमाग से काम ले लिया कर। मैं तो तुझे शुरू से बहुत दिमाग वाली समझती थी, लेकिन वास्तव में तुझसे बेहतर तो मैं ही हूँ। देख, अपने घर में ठाठ से भी रह रही हूँ और ना ही एक पैसा खर्च होता है, ना ही सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजना पड़ा। सबकी नजरों में अपनी एक इज्जत भी बनी हुई है और ऊपर से आराम मिलता है सो अलग। अरे यार, मैं तो कहती हूँ कि बुढ़े बुढ़िया को किसी भी तरह से अपने पास ही रख। पूजा की इस बात पर सामने से उसकी सहेली मौनी बोली, पर तुझे पता है यार, इन बुढ़े बुढ़िया के कितने ड्रामे हैं। आए तीसरे दिन तो बीमार होते रहते हैं और फिर कभी इसका खर्चा कभी उसका खर्चा। रोज तीसरे दिन कोई ना कोई खर्चा बढ़ाते ही रहते हैं। मजाल है जो एक खर्चा कम करने की बात कर दे। मुझसे तो इतना बर्दाश्त नहीं हो पाएगा यार पूजा। अपनी सहेली की इस बात पर पूजा मोना से बोली, यार तू सचमुच पागल ही है क्या? अच्छा एक बात बता, तुझे पता है कि आज के टाइम अगर तू झाड़ू पोछा या नॉर्मल काम के लिए भी मेड रखेगी तो वह कितनी सैलरी लेगी? थोड़ा दिमाग से काम लिया कर। मैंने तो अपना पूरा गणित लगाया। हमारे यहाँ पर अगर मेड भी मिलेगी तो तुझे पता है कि केवल खाना बनाने के और झाड़ू पोछा करने के लिए अलग अलग से मेड लगानी पड़ेगी। और अगर दोनों को 3-3 हज़ार रुपये भी दिए तो भी महीने के 6 हज़ार रुपये बैठते हैं। उसमें भी कपड़े धोना और एक्स्ट्रा जो घर के काम होते हैं वह सब मत पूछ यार। अगर किसी दिन गेस्ट आ जाए और काम एक्स्ट्रा हो तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दो। इस सब के बावजूद भी उनके नखरे देखो। और यहाँ ये लोग, इतने के बाद भी यहाँ मेरे सास ससुर, खाने पीने का इनका खर्चा ही क्या है? 2 रोटी इस वक्त, 2 रोटी उस वक्त, और इतना तो घर में एक्स्ट्रा खाना भी बन जाता है। जब मेड लगती है तो क्या मेड खुद खाना खाकर नहीं जाती? और एक्स्ट्रा होता है तो अपने बच्चों के लिए भी ले जाती है। और यहाँ यह लोग बस खाना खाएंगे और कभी कभार जो बीमारी हो जाती है उसके खर्च। और तुझे किसने कहा है कि इन्हें बहुत बड़े महंगे अस्पताल में लेकर जा? ऐसे ही किसी छोटे मोटे डॉक्टर से दवाई दिलवा दिया कर। मैं तो ऐसे ही करती हूँ भाई, और बहुत पैसे बचाती हूँ। मज़े में जिंदगी कट रही है। एक तो कोई काम नहीं करना पड़ता, ऊपर से एक पैसा भी खर्च नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को काम पर रखो तो दुनिया भर की टेंशन। आइडेंटिटी प्रूफ, पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, यह करवाओ वह करवाओ, और उसमें भी 50 लोगों से कहो कि हमें एक मेड चाहिए, तब जाकर तो वह मिलती है। उसमें भी भरोसा नहीं आजकल। कितने केस सुनने में आ रहे हैं, किसी के यहाँ पर कुछ क्राइम हो गया, किसी के यहाँ पर कुछ। बाप रे बाप, मैं तो बहुत सही हूँ। कम से कम भरोसे के तो हैं। अपने ही घर में क्यों ही चोरी करने लगे, बल्कि कोई भी काम बिगड़ रहा हो तो खुद ही सुधार लेते हैं। मुझे तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं रहती। पूजा की यह बात सुनकर मोनी बोली, यार बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। चल एक काम करती हूँ, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। सोच तो कुछ और ही रही थी कि अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दूँ, पर वह भी मुझे मना कर रहे थे कि मम्मी पापा के लिए और कोई सहारा है भी तो नहीं। ऐसे में हम उन्हें वृद्धाश्रम कैसे भेज सकते हैं? लेकिन मैं ही जिद पर अड़ी हुई थी। तो पूजा ने उससे कहा कि पागल, इससे अच्छा मौका और क्या होगा जब तेरे सास ससुर तुझे कहें
कि हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना, तो तू फट से उनकी बात मान लेना और कहना कि ठीक है, अब आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। बाकी मुझसे इतना काम संभाला नहीं जाता, अकेली कैसे इतना काम संभालती हूँ मैं ही जानती हूँ। ऐसे ऐसे करके थोड़े से डायलॉग मारना और थोड़ा सा रोने धोने का नाटक कर लेना। तेरी सास देखना खुद ब खुद जमीन पर आ जाएगी और तुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं तो रोज तीसरे दिन बीमारी का बहाना बनाकर पड़ी रहती हूँ। अभी तक तो सब कुछ काम ऐसे ही चल जा रहा था। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। अब पूजा ने अपनी सहेली के दिमाग में यह सब बातें भर दी और उसकी सहेली वह भी मान गई। और इधर पूजा ने अपना फोन रखा और नीचे देखने के लिए आई कि उसकी सास ने अभी तक क्या काम किया है क्या नहीं। आकर देखा तो पूरा घर साफ हो चुका था, खाना पीना भी बन चुका था। अब तक लगभग दोपहर के 12 बजने वाले थे। पूजा ने अपनी सास को झांक कर देखने की कोशिश की तो उसे अपनी सास बाथरूम में कपड़े धोती हुई दिखाई दी। फिर पूजा ऊपर सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई और अपनी सास से कहने लगी, अरे मम्मी जी, तुम रहने देती, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं कपड़े खुद धो लूंगी। अब आप भी कितना काम करेंगी। बिल्कुल दबी सी आवाज में पूजा ने बोला। तो उसकी सास निर्मला जी बोली, बेटा तू क्यों नीचे आ गई? जा जाकर आराम कर ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। अभी भी तेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। अच्छा यह बता, मैंने तेरे लिए जो नाश्ता ले जाकर रखा था वह तूने कर लिया या नहीं? तो वह अपनी सास से बोली, माँ जी अभी मन नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी खाने का, तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, इसीलिए वह थोड़ा बहुत जितना खाया गया खा लिया, बाकी का डस्टबिन में फेंक दिया। उसकी बात सुनकर उसकी सासू माँ बोली, पूजा यह क्या बात हुई? खाओगी नहीं तो शरीर में जान कैसे आएगी? चल तू रुक, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को देती हूँ। फिर निर्मला जी की बात सुनकर वह बोली, नहीं माँ जी, आप काम कर लीजिए, मैं किचन में खुद देख लेती हूँ। अभी हिम्मत सी नहीं हो रही है, इतने में यहाँ सोफे पर बैठी हूँ। आप काम निपटा लीजिए, मेरी मदद की जरूरत हो तो बता देना। इतना कहती कहती सोफे पर लेटी और सर पर हाथ रखकर लेट गई। वह सब कुछ देख रही थी। इतनी ही देर में उसके ससुर जी बाजार से सब्जियां ले आए और उन्होंने किचन में सब्जियां ले जाकर रख दी। यह आज की कोई नई बात नहीं थी। हर दूसरे तीसरे दिन काम से बचने के लिए पूजा ऐसा ही किया करती थी और उसकी सास निर्मला जी इतनी पागल भी नहीं थी। जब शादी के बाद पूजा शुरू में ब्याह कर आई थी और उसने शुरुआत में यह तमाशा किया, तब निर्मला जी ने उसे एक दिन डांट दिया था कि तुम्हारे शरीर में रोज तीसरे दिन परेशानी ही होती रहती है, कभी यह हो गया कभी वह हो गया। अगर ज्यादा दिक्कत है तो सही से डॉक्टर को दिखा दो। जरा तुम काम करने लगी नहीं कि तुम्हारे दर्द होने शुरू हो जाता है। बस इतनी सी बात पर शाम को जब उनका बेटा पुष्पेंद्र घर लौटा तो पूजा उसके सामने रो रो कर दिखाने लगी और रोती रोती अपने पति से कहने लगी, मैं क्या ड्रामा करती हूँ या नाटक करती हूँ? बताओ मेरे बारे में माँ जी क्या सोचती हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं तो उन्हें अपनी माँ समझती थी, इसीलिए हर बात बताती थी, लेकिन वह मुझे अपनी दुश्मन समझती हैं। जब भी मैं उन्हें अपनी कोई तकलीफ बताती हूँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनके सामने काम ना करने के लिए बहाने बना रही हूँ। अब तुम ही बताओ मैं ऐसे में क्या करूँ? पुष्पेंद्र कुछ ही दिन तक वह सिर्फ अपनी पत्नी की बातें सुनकर उन्हें अपने तक ही सीमित रखता, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी पत्नी की बातों में आकर वह अपनी माँ से उल्टा बोलता हुआ उन्हें ही बातें सुनाने लगा और कहने लगा, माँ आप कहती तो यह इस घर की बहू नहीं बेटी बनकर रहे, आप लोगों का अपने माँ बाप की तरह ख्याल रखे, लेकिन आप इसे अपनी बेटी नहीं समझ सकती।
जब से यह आई है तब से सारा काम आपने इसके ऊपर ही छोड़ दिया है। अरे अभी यह भी तो छोटी ही है ना। कुछ दिन पहले तक भी, जब तक दीदी की शादी नहीं हुई थी, तब तक भी तो सारा काम आप ही करती थी ना, और उन्हें कितना आराम से बैठा रहने देती थी। और अब यह आ गई है तो यह आराम नहीं कर सकती, क्योंकि यह बहू है। पहले तो खुद अपनी बहू को इतना ताश के रखो, इतना परेशान करो, और फिर उससे उम्मीद करते हैं कि वह आपकी सेवा करे। हद होती है किसी चीज की। इसी तरह की न जाने कितनी बातें वह अपने माँ बाप को सुनाने लगा था। बेटे की बातों पर गौर करते हुए निर्मला जी ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर सचमुच मेरी गलती है तो मैं अपने आप में ही परिवर्तन लेकर आती हूँ। और इसीलिए वह अपनी बहू से अब कुछ नहीं कहती थी। बाजार से सब्जियां लाना हो या कोई और काम हो, वह उनके पति ही किया करते थे, और घर के अंदर के लगभग सारे काम ही निर्मला जी खुद किया करती थी, क्योंकि एक तो उनकी बहू आए दूसरे दिन बहाने बनाकर पड़ी रहती थी, और दूसरा अब वह पढ़ाई भी करने लगी थी। कहने को ही सही, लेकिन उसने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। दरअसल निर्मला जी, उनके पति और उनका बेटा तीनों ही बहुत ही अच्छे विचारों वाले थे। शुरू से ही सोच रखा था कि यदि उनकी बहू पढ़ना चाहेगी आगे तो वे उसे पढ़ाएंगे और उसे परेशान नहीं करेंगे, उसकी इच्छाओं का और उसकी खुशियों का भी ख्याल रखेंगे। बस इसीलिए बेटे ने एक दिन अपनी माँ को ऐसे ही ताने सुनाए कि आप दीदी को तो यह करने देती थी, दीदी को तो वह करने देती थी, तो इसके ऊपर घर का काम क्यों छोड़ देती हो। तो निर्मला जी ने अपने बेटे को कह दिया था कि बेटा, पहली बात तो तेरी बहन पढ़ाई करती थी, बस उस टाइम में मैं उसे फ्री छोड़ती थी। अपना काम निपटाने के बाद वह हर काम में मेरी मदद करवाती थी। और दूसरी बात, तेरी पत्नी पूरे दिन घर पर क्या करेगी, वह कोई पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रही है जो मैं उसके लिए उसे टाइम दे दूं। आखिर जब उसे कुछ करना नहीं है और पूरे दिन फोन में टाइम पास करके ही क्या करेगी। वैसे भी अगर बात टाइम पास की ही है तो इसके पास पूरी दोपहर का टाइम खाली ही तो होता है। तब यही बात पुष्पेंद्र ने अपनी पत्नी पूजा से कही थी, तो पूजा ने अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करवा दी थी। पढ़ाई लिखाई तो कुछ करती नहीं थी, लेकिन जब से फॉर्म भरा तब से उसे अच्छा बहाना मिल गया था काम से बचने का। कहीं न कहीं निर्मला जी और उनके पति विनोद जी दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से अपनी बहू की इन हरकतों को वे समझते थे, लेकिन क्योंकि वे लोग घर में कलेश नहीं चाहते थे और इसीलिए निर्मला जी शांति से सब काम कर लिया करती थी। ऐसे ही अब तीसरी साल भी बीतने वाली थी और आखिरकार बहू की कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। अब जैसे ही उनकी बहू की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई, वह घर में फिर से ऐसे ही खाली पड़ी रहने लगी, और अब तो उसके पास कोई बहाना भी नहीं था। अब वह अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी कर चुकी थी। इसीलिए अब एक दिन निर्मला जी ने अपने बेटे से कहा कि अब तो इसकी कोई पढ़ाई भी नहीं चल रही है, और फिर जब तेरी शादी हुई थी तब की बात और थी और अब की बात और है। हालांकि मैं बहुत हिम्मत करती हूँ, लेकिन फिर भी इंसान ही तो हूँ। मेरे शरीर को भी आराम चाहिए होता है। दोपहर तक काम करके फ्री नहीं होती कि बच्चों को मेरी गोद में डाल जाती है। मुझसे उतना नहीं होगा, या तो अपने बच्चों को संभलवा लो या घर के काम करवा लो। अगर तुम सोचो कि सब काम माँ ही करेगी तो मेरे बस का नहीं है। कह देना अपनी पत्नी को कि घर संभालना शुरू कर दे, क्योंकि मुझसे तो होगा नहीं। उन्होंने अपने बेटे से कह तो दिया, लेकिन इस बार भी उनके बेटे ने उल्टा जवाब दिया और कहा कि माँ, आप तो बच्चों को खिलाने का भी एहसान दिखा रही हो। अगर ऐसी ही बात है तो आप आज के बाद बच्चों को हाथ मत लगाना, मैं खुद खिला लूंगा, या फिर वह खुद संभालेगी अपने बच्चों को। यह सुनकर वह उसे समझाने लगी कि बेटा, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था।
तू तो गलत समझ रहा है। तो वह अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया है। आप बच्चों को अब हाथ मत लगाना। इतना कहकर वह चला गया और इधर निर्मला जी अपने पोते पोती से दूर भला कैसे रह सकती थी, इसीलिए वे बच्चों को खिलाने लगी। अब धीरे धीरे निर्मला जी ने अपनी बहू को काम सौंपना शुरू किया तो वह 2 ही दिन में ऊब गई और बोली, मेरे बस का नहीं है इतना काम करना। सबका खाना बनाओ, यह करो वह करो, घर साफ करने की देर नहीं होती, गंदा पहले हो जाता है। इतना सब काम मैं नहीं कर सकती। और हाँ माँ जी, पूरे दिन आप घर का काम नहीं करेंगी तो घर में बैठे बैठे ही क्या करेंगी? घर का काम करने से कौन सी आफत आ रही है आपको? देखिए, अगर आप घर का काम संभाल सकती हैं तब तो ठीक है, वरना यह सब मेरे बस का नहीं है। मैं तो अपने बच्चों को और अपने पति को लेकर अलग हो जाऊंगी। फिर करते रहना आप दोनों अपना जैसे भी हो। बहू की यह बात सुनकर निर्मला जी कमजोर पड़ गईं। उनकी जिंदगी में आखिर अपने बच्चों के अलावा था ही कौन? उन्हें भी दूर करने की बात कही तो वह बिल्कुल चुप हो गईं और उनकी बहू को भी यह समझ आ गया कि अब वह अपनी सास से काम कैसे करवा सकती है। अब ऐसे ही समय बीतने लगा। धीरे धीरे समय के साथ साथ उन दोनों की उम्र भी बढ़ रही थी। अब तो निर्मला जी के पति विनोद जी 4 कदम चलकर ही हार जाते थे, लेकिन फिर भी बेचारे क्या करते। घर का जो काम था वह तो करना ही था। एक दिन ऑटो में बैठकर घर तक सब्जियां ले आए। ऑटो वाले ने उनसे 20 रुपए मांग लिए तो इसी बात पर उनकी बहुरानी इतनी बरस गई और बोली, हद हो गई, इतनी सी दूर के लिए भी आपको रिक्शा की जरूरत पड़ गई पापा जी। जरा दूर पैदल नहीं चल सकती। अरे आपका बेटा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, कोई कुबेर का खजाना नहीं है अपने पास जो ऐसे राजाओं जैसे ठाठ होंगे। बताइए, 4 कदम चलने के लिए आपको ऑटो लेना पड़ गया, जरा दूर पैदल नहीं चल सकते थे। इस बात पर ही उसने उन्हें 10 बातें सुना दी। तो अपने पति को बातें सुनती हुई देख निर्मला जी बीच में बोल पड़ी और कहने लगी, अगर ऑटो में आ गए तो कौन सी आफत आ गई? बहू, तुम भी तो ऑटो से आती हो, हम तो तुम्हें कुछ नहीं कहते। तो वह बोली, अच्छा तो आप इसमें भी मेरी होड़ करेंगे? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप में रहूं सर्दी में रहूं, हर चीज का असर उन पर पड़ता है। लेकिन पापा जी, इन्हें तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है ना? खैर, आप लोगों से तो कहना ही बेकार है। अगली बार से ध्यान रखना, इतनी इतनी सी दूर के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उनकी इस बात पर निर्मला जी बोल पड़ी, अभी तक मेरा बेटा कमा रहा है, जैसे चाहे हम वैसे खर्च करें। तुम होती कौन हो हमें हर चीज पर हुक्म देने वाली? उनकी इस बात को बहू ने बढ़ा चढ़ा कर रात को ही अपने पति को सुनाया और वह बेवकूफ कानों का कच्चा अपनी पत्नी की बातों में आ गया और अपने ही पिताजी से बहस कर बैठा कि एक तो वह समझदारी की बात करती है, ऊपर से उसकी बात समझने की बजाय उसे ताने सुनाते हो। आपसे कहीं गुना समझदार है माँ वो, और वैसे भी आप कब तक इन जिम्मेदारियों को संभालेंगी? इस महीने से घर का सारा खर्च मैं पूजा के हाथों में दूंगा ताकि वह अपने हिसाब से घर का खर्चा चला सके, ठीक है ना? पुष्पेंद्र ने निर्मला जी को समझा दिया। निर्मला जी बोलती रह गईं, लेकिन वह बिना सुने आ गया। अब उन दोनों को अपने हालात दिखने लगे कि इनका बेटा वास्तव में उनका रहा ही नहीं। समय बीतने के साथ साथ वे दोनों और कमजोर होते जा रहे थे, लेकिन बेटे बहू और उनसे भी ज्यादा अपने पोते पोती के प्यार के चलते कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। ऐसे ही समय चलता रहा। पूजा की बदतमीजियां बढ़ती रहीं और साथ ही ब्लैकमेलिंग भी। जब भी उसकी सास उससे कुछ कहती तो वह उन्हें बस इसी चीज के लिए ब्लैकमेल करने लगती कि अपने पोते पोतियों से शायद तुम्हारा मन उब गया है, अगर ज्यादा परेशान हो गई हो तो बता दो, मैं बच्चों को लेकर अपने पति के साथ अलग हो जाऊंगी। बस उसकी इसी बात पर बेचारी चुप लगा जाया करती
और इसी बात का वह नाजायज फायदा उठा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की हद होती है, वैसे ही निर्मला जी की सहन शक्ति की भी एक हद थी, और वह उस दिन टूट गई जब उनकी बहू ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। जब निर्मला जी की बहू पूजा ने अपने ही ससुर विनोद जी पर बिना कुछ सोचे समझे हाथ उठा दिया। दरअसल 2-3 दिन से विनोद जी की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। बदलते मौसम के चलते उन्हें नज़ला जुकाम हो गया था, और फिर बढ़ती उम्र में यह सब तो आम बात है। और फिर नज़ला जुकाम होने के बाद उनका शरीर ऐसे टूट रहा था जैसे मानो उन्हें बुखार आ जाएगा। इसीलिए वे बाजार से सब्जियां लेने नहीं गए, और ना ही वे कई दिन से कोई और काम कर पा रहे थे। जब उनका शरीर ही ठीक नहीं था तो भला क्या ही काम करते। और फिर उनकी बीमारी के कारण जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनकी तबीयत के चक्कर में निर्मला जी भी सभी कामों पर गौर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनकी बहू तो उनका ध्यान रखने से गई। इसीलिए निर्मला जी को ही अपने पति की देखभाल करनी पड़ रही थी। एक तो इतनी उम्र, जिस उम्र में बैठकर बहू बेटे के राज में सुख भोगने चाहिए, उस उम्र में भी बेचारे दोनों सभी कामों की जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे। ऊपर से हारी बीमारी में भी यह नहीं कि बहू देख ले। बेटे ने इतनी मेहरबानी तो की कि डॉक्टर के यहाँ तक ले जाकर अपने पिता को दवा दिला लाया और आराम करने को कह दिया। लेकिन वह तो आराम तभी कर सकते थे जब उनकी देखभाल करने वाला कोई हो। उनकी देखभाल भी उनकी पत्नी निर्मला जी ही कर सकती थी। अब ऐसे ही निर्मला जी भी जब घर के कामों पर ध्यान नहीं दे पाई तो उनकी बहू ने उन्हें पहले ही बहुत बातें सुना दी थीं कि एक नंबर की कामचोर हो गई है, तेरे होने या ना होने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो पूरी दुनिया को ज्ञान देती फिरती हूँ, परंतु तू तो मेरे ही सर पर चढ़कर नाचने के बारे में सोच रही है। अरे घर के काम तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? अगर पूरे दिन इस बुढ़े की सेवा पानी में लगी रहेगी तो कैसे चलेगा? तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बेटा तू जाकर कमरे में आराम कर ले, मैं बस इन्हें दवा देकर आ रही हूँ। उसके बाद वह किचन में आकर काम करने लगी, लेकिन इतना ज्यादा काम करने के कारण उन्हें भी थकान हो गई और सोफे पर बैठी बैठी ही सो गईं। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी आंख लग गई। कितनी ही देर में विनोद जी की आंखें खुल गईं और उन्हें भूख लगने लगी। विनोद जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन वह गहरी नींद में थी, तो निर्मला जी की आंख नहीं खुली। थोड़ी हिम्मत जुटाकर विनोद जी किचन तक आए और वहां खाने के लिए कुछ ढूंढने लगे। उन्हें वहां खाने में जो भी बना हुआ दिखा वे वहीं उठाकर खाने लग गए, और उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। इसीलिए उन्होंने वहां ऊपर ही रखे हुए सैंडविच और पराठे दोनों चीजें खा लीं। और जब वह पराठे खा रहे थे तभी उनकी बहू अपने कमरे से नीचे उतरती हुई आई, और जैसे ही उसने किचन का हाल देखा तो गुस्से से बौखला गई। और उसने जब देखा कि उसके ससुर वहीं किचन में खड़े होकर बर्तनों में खाना खाने पर लगे हुए हैं, और ऊपर से जो उसने अपने लिए पराठे बनवाए थे उसके ससुर ने वह पराठे खा लिए हैं, तो बस यह देखते ही बिना कुछ सोचे समझे वह अपने ससुर की ओर गुस्से से चिल्लाती हुई अपनी चप्पल उतार कर भागी। अपनी बहू की तेज आवाज सुनकर निर्मला जी की आंखें खुल गईं, और अपने सामने का दृश्य देखकर वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गईं, क्योंकि पूजा विनोद जी को मारने के लिए उनकी ओर जैसे ही दौड़ी तो विनोद जी तुरंत ही किचन से निकलकर भागे और इधर उधर सोफे के पीछे इधर उधर बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चिल्लाती हुई पूजा ने उनकी ओर चप्पल फेंक कर मारी। वह तो विनोद जी बचते बचते साइड हो गए, वरना वह चप्पल विनोद जी के मुंह पर लगती। आज का यह दृश्य देखकर निर्मला जी की आंखें फटी की फटी रह गईं, और वह अपनी बहू को गुस्से में घूरने लगी। इतनी ही देर में उनकी बहू बोली, घूर क्या रही हो? भूल गई क्या? ज्यादा सर पर चढ़ने की कोशिश मत करना, वरना। इतना कहते हुए जैसे ही उसने अपनी सास की ओर अपनी उंगली उठाई कि निर्मला जी ने उसकी उंगली पकड़कर मरोड़ दी और वह दर्द से चीख उठी।
आज पहली बार निर्मला जी ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। वह अपनी बहू का हाथ मरोड़कर उसे धक्का देती हुई बोली, मैंने तेरी बातें मानना क्या शुरू कर दिया? तू तो मेरे सर पर चढ़कर नाचने लगी है। जब तक बात मुझ तक सीमित थी तब तक फिर भी ठीक था, लेकिन आज आज तो तूने मेरे सामने ही मेरे ही पति के साथ इतनी बदतमीजी की, और तुझे लगता है कि अभी भी तू मुझे धमका सकती है? और इसके अलावा वरना क्या करेगी तू? बता मुझे, आखिर कर क्या सकती है तू? तब अपनी सास का आज ऐसा रौद्र रूप देखकर गुस्से में तमतमाती हुई पूजा ने तुरंत ही पुष्पेंद्र को फोन कर दिया और कहा कि अभी के अभी घर आ जाओ, देखो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया है। पुष्पेंद्र भी झटपट घर दौड़ा चला आया। पुष्पेंद्र के आते ही उसने देखा कि पूजा की आंखें लाल हो रही हैं और उसकी उंगली जिसे उसकी सास ने अभी मरोड़ दिया था वह भी थोड़ी सूज गई थी। उस उंगली को दिखाती हुई पूजा पुष्पेंद्र के आगे रोती हुई बोली, देखा आज तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया है। मुझे नहीं रहना उनके साथ। मुझे नहीं पता, मुझे अलग रहना है। चाहे कैसे भी करो, मैं इन बुढ़े बुढ़िया के साथ नहीं रह सकती। एक तो इन्हें बनाकर खिलाओ, ऊपर से एहसान फरामोश। जैसे ही उसने इतना कहा, निर्मला जी उसकी ओर बढ़ी और बोली, अभी बताऊं तुझे कि कौन एहसान फरामोश है? तो डरी हुई पूजा पीछे कदम हटाने लगी कि तभी पुष्पेंद्र आगे आ गया और बोला, बस माँ, आज तो आपने हद कर दी। कैसी औरत हैं आप? आप एक औरत होकर दूसरी औरत पर इतना जुल्म करती हैं। आज तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, वरना शायद मैं इसकी बातों पर कभी विश्वास ही नहीं कर पाता। आपकी हिम्मत भी कैसी हुई इस पर हाथ उठाने की? तब निर्मला जी ताली बजाकर हंसती हुई बोली, वाह बेटा, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। तूने यहाँ आकर मुझसे तो पूछ लिया कि मैंने इस पर हाथ उठाया, लेकिन तूने यह नहीं पूछा कि मैंने इस पर हाथ क्यों उठाया। जरा अपनी बीवी के पैरों की तरफ नजर तो मार। जैसे ही पुष्पेंद्र ने देखा तो वह भी थोड़ा चौंका और बोला कि क्या हुआ इसके पैरों में? तो निर्मला जी ने कहा, इसके पैर में बस एक ही चप्पल है, पूछ इससे कि दूसरी चप्पल कहाँ है। इस बात पर पूजा ने नजरें झुकाई तो तुरंत ही, इससे पहले पूजा कोई झूठ बोलती, निर्मला जी बोली, मैं बताती हूँ कि कहाँ है। जहाँ तेरे पापा बैठे हैं ना, बिल्कुल वही है। क्योंकि तेरी बीवी ने आज तेरे पापा को चप्पल से मारने की कोशिश की। और बेटा, मैंने और तेरे पापा ने बच्चों के प्यार की खातिर आज तक इस घर में हमने अपनी पहचान खो दी, अपना आत्म स्वाभिमान खो दिया। लेकिन हमारी सहन शक्ति की भी एक हद है। और आज तेरी पत्नी ने मेरे सामने मेरे पति को इतना बेइज्जत करके उसने मेरी सहन शक्ति की सीमा को तोड़ दिया है। मेरे सामने कोई मेरे पति की इतनी बेइज्जती करे, यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह तो शुक्र कर कि यह तेरी पत्नी थी, वरना कोई और होती तो उसकी उंगली तोड़ दी होती मैंने। खबरदार, जो आज के बाद मेरे या मेरे पति के साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीजी करने की कोशिश की तो अब तुझे जो अच्छा लगे तू वह कर। अगर तुझे अभी भी लगता है कि माँ बाप ही गलत हैं और तू अब भी बीवी के पल्लू से बंधकर रहना चाहता है तो बंध कर रह बेटा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। जैसा तुझे सही लगे तू वैसा कर, लेकिन अब हम भी वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। हम उन लोगों के चक्कर में इतना कुछ सहें जिन्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं। निर्मला जी अपने पति के पास पहुंची और उन्हें उठाकर सोफे पर बिठाया और बोली कि शांत हो जाइए आप। ऐसे घटिया लोगों के बारे में सोचकर क्यों परेशान हो रहे हैं? आखिर यह हमारे लगते ही कौन है जो हम उनके लिए कुछ सहें? अभी तक तो हम अपने बेटे के लिए और पोते के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन बस अब बहुत हुआ। हमारा जब कोई रिश्ता है ही नहीं तो हम किन रिश्तों की खातिर इतना सब कुछ सह रहे हैं? अगर हमारा कोई होता तो हमारे खातिर उसे बोलना भी आता, लेकिन यहाँ यहाँ हमारा कोई नहीं है। हम अकेले हैं, अकेले। और इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। अपने माँ बाप की यह सब बातें पुष्पेंद्र भी खड़ा खड़ा सुन रहा था और अपनी पत्नी पूजा की ओर तिरछी नजरों से घूरने लगा। पूजा ने नजरें नीचे की और फिर से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुष्पेंद्र ने
उसे पहले ही रोक दिया। लेकिन अब पुष्पेंद्र जैसे ही अपने माँ बाप के पास पहुंचा तो उसकी माँ ने उसके कुछ बोलने से पहले ही कह दिया कि बेटा, हमें माफ करना, लेकिन तेरी बीवी ने जो भी कहा वह मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने मुझसे कहा था कि अगर हम इसकी सब बात नहीं मानेंगे तो यह तुझे और तेरे बच्चों को लेकर अलग हो जाएगी। तो हो जाए अलग, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हर रिश्ते से बढ़कर अपने पति का सम्मान प्यारा है। तो इसीलिए तू अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेकर अभी की अभी इस घर से निकल जा बेटा, क्योंकि मैं इस घर में यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पुष्पेंद्र ने जब यह सब बात सुनी तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अचानक से यूं परिवार को लेकर वह कहाँ चला जाता। अपने माँ बाप की बात सुनकर पुष्पेंद्र परेशान सा हो गया और बोला, क्या आप क्या कह रही हैं माँ? मैं आप दोनों को छोड़कर भला कहाँ जाऊंगा? आखिर आप दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? अगर आप भी ऐसी बातें करेंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा? बच्चों का सबसे बड़ा सहारा तो उसके माँ बाप ही होते हैं ना। तो निर्मला जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, एक उम्र तक माँ बाप बच्चों का सहारा होते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद वही बच्चे अपने माँ बाप का सहारा बन जाते हैं। और बस यही गलती है तुम्हारी कि तुम अब भी यही समझते हो कि हम तुम्हारा सहारा बने, लेकिन जबकि अब हमारी उम्र वह है कि तुम हमारा सहारा बनो। लेकिन तुम यह कभी समझ ही नहीं पाए। हमेशा अपनी बीवी बच्चों की हर किसी की जिम्मेदारी हम पर लादते रहे। तुमने यह सोचा ही नहीं कि हमेशा बस करते करते हमारी इतनी जिंदगी गुजर गई। ऐसे में जब हमें अपने पोते पोती बेटे बहू के राज में आराम करना चाहिए, अपनी जिंदगी के सुखों को भोगना चाहिए, ऐसे में हम दिन रात बस गधों की तरह काम में लगे रहते हैं। इससे तो अच्छा होगा कि तुम लोग ना ही रहो। दोनों बुढ़े बुढ़िया अकेले रहेंगे, एक टाइम बनाएंगे और 2 टाइम खाएंगे, सुकून की जिंदगी जिएंगे। कम से कम तब कोई ये तुम्हारे पापा के पीछे चप्पल लेकर दौड़ने वाला तो नहीं होगा, और ना ही कोई मुझे किचन के बाहर खड़ा रखने वाला होगा। ना ही कोई मुझे यह कहेगा कि जो बना है चुपचाप खा लो, वरना यह रोटियां देना भी बंद कर देंगे। ना ही कोई यह कहेगा कि 4-4 रोटी ठूसते हो, पूरे दिन करते ही क्या हो। थोड़ा कम खाया करो, वरना मरने के बाद 4 लोगों से उठाया भी नहीं जाएगा यह शरीर। यह सब बातें कहती कहती निर्मला जी रो पड़ी और पुष्पेंद्र भौचक्का होकर इन सभी बातों को सुनता का सुनता रह गया। और यह सब बातें सुनने के बाद आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखता हुआ पुष्पेंद्र उन्हें यूं रोता हुआ देखकर खुद भी कुछ परेशान सा हो गया। और पहले उसने उन्हें चुप करवाया और फिर बहुत आराम से उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपसे यह सब बातें कौन कहता है? क्या इस घर में भी कोई ऐसा है जो आपसे यह सब बातें कहता है? तो निर्मला जी रोती रोती अपनी बहू की ओर देखने लगी और बोली कि अपने बेटे और पोते पोती के पास रहने की ऐसी सजा तो शायद ही किसी को मिली होगी। पुष्पेंद्र ने उन्हें शांत करते हुए कहा, माँ, आपके साथ इतना सब हो रहा था और आपने मुझे एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? इस घर में आपके साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी की जा रही थी और आप चुप रहीं। मतलब आपको आपके ही बेटे और आपके ही पोते पोती के साथ रहने की कीमत चुकाने की आपसे बातें की जा रही थी और आप चुपचाप सहती रहीं। क्यों माँ, क्यों? क्यों आपने मुझे कुछ नहीं बताया? तो निर्मला जी अपने बेटे की ओर देखती हुई बोली कि बेटा, यह मुझसे नहीं तो खुद से पूछ कि मैंने तुझे छोटी मोटी बातें कभी बताने की कोशिश नहीं की क्या? बहुत कोशिश की थी। शुरू में ही जब तेरी पत्नी मेरे पास आई थी, इस घर में आई थी, तभी मैंने इसकी छोटी मोटी बातों की शिकायत करना तुझे चाहा था, लेकिन तुझे ऐसा लगने लगा कि मैं तुम दोनों के बीच दरार पैदा कर रही हूँ, और फिर तूने मेरी बातें सुनना ही बंद कर दिया था। फिर ऐसे में यह सब बातें बताकर मैं क्या ही करती? अपनी माँ की बातें सुनकर पुष्पेंद्र भी परेशान हो गया और अपना सर पीटता हुआ बोला कि मैं ही बेवकूफ था, मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो मैं इस औरत की हर बात को सच्ची बात समझता रहा, जो मैं इसकी हर बात में आता रहा।
इतनी बेवकूफ़ी आखिर मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया माँ, मुझे माफ़ कर दो। पापा, आज मेरी खातिर जो आपको बेइज्जती सहन करनी पड़ी है, उसका हर्जाना तो मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भर पाऊँगा। पर फिर भी पापा, मरते दम तक भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरे होते जीवन में अब कभी भी किसी की भी इतनी हिम्मत ना हो कि आप दोनों में से किसी के भी साथ कोई ऐसा बर्ताव कर सके, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। यह कहता हुआ पुष्पेंद्र पूजा की ओर देखने लगा तो पूजा पुष्पेंद्र से बोली, पुष्पेंद्र तुम मेरी बात तो सुनो। यह लोग जो कह रहे हैं सब कुछ वैसा नहीं है। तुम तो जानते हो ना, ये हमारे बीच बस दरार पैदा करना चाहते हैं। अपनी पत्नी की इतनी बात सुनकर पुष्पेंद्र अपने पापा के पास से उठकर उसके पास आया और जैसे ही उसने यह बात दोहराई तो उसके पति ने उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ खींच कर दिए और बोला, खबरदार जो मुझसे और झूठ बोलने की कोशिश की तो। अगर अब तूने मुझसे एक शब्द भी झूठ कहा ना पूजा, तो मैं सच कहता हूँ तू मेरा वह रूप देखेगी जो तूने आज तक कभी नहीं देखा। इसीलिए सब कुछ सच सच बता दे। हो सकता है कि मैं तुझे माफ कर दूं, लेकिन अगर तूने झूठ बोला तो मैं जीवन में कभी भी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। अपने बच्चों को और अपने माँ बाप को लेकर तुझसे बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर तू अकेली पड़ी रहना इस शीश महल में। यह बात सुनकर भी पूजा पर कोई खास असर नहीं हुआ और वह फिर भी झूठ बोलती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यह लोग झूठ बोल रहे हैं। उसे अंदाजा नहीं था, उसे लगा कि वह मजाक कर रहा है। लेकिन जब कमरे में सोते हुए बच्चों को गोदी में लेकर वह नीचे आया और साथ में अपना बैग भी लेकर आया तो घर से जाने के लिए कहने लगा, तो पूजा बुरी तरह से डर गई क्योंकि वह अपने बच्चों को और अपने पति के बिना भला कैसे ही रह सकती थी। जाते हुए पुष्पेंद्र के पैर पकड़कर पूजा वहीं बैठ गई और बोली, नहीं पुष्पेंद्र, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने को तैयार हूँ। माँ जी जो कुछ भी कह रही हैं, सब सच कह रही हैं। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो पुष्पेंद्र, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। बस मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो, इन्हें लेकर कहीं मत जाओ। और फिर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पूजा की इस बात पर पुष्पेंद्र वहीं रुका और अपने बच्चों को सोफे पर ही सुला दिया और उसने पूजा को एक और थप्पड़ मारा और बोला, छी पूजा, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी घटिया औरत होगी, तेरी सोच इतनी घटिया होगी। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरे ही माँ बाप से मुझे इतना दूर कर दिया। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा पूजा, कभी भी नहीं। पूजा के लाख माफी मांगने पर भी जब वह उसे माफ नहीं करने को तैयार हुआ तब निर्मला जी ने उसे समझाया कि अगर आज तूने इसे सच बोलने की ऐसी सजा दी तो भविष्य में यह शायद कभी भी सच नहीं बोलेगी। तूने खुद उसे कहा था ना कि सच बोल दे, और अगर सच बोल देगी तो तू इसे माफ कर देगा और अगर झूठ बोलेगी तो तू इसे छोड़कर चला जाएगा। और जब अब इसने सच बोल ही दिया है तो तू भी इसे माफ कर दे, पूरे दिल से न सही लेकिन उस वक्त के लिए। पुष्पेंद्र ने उसे माफ कर दिया और उसने इस शर्त पर अपनी पत्नी को माफ किया कि सबसे पहले पूजा ने अपने सास और ससुर दोनों से उनके पांव पकड़कर माफी मांगी और अपनी जितनी भी गलतियां, जितनी भी बदतमीजी उसने उनके साथ की थी, उन सब के लिए उसने माफी मांगी। तब जाकर पुष्पेंद्र ने उसे माफ किया। अब तो पुष्पेंद्र के बच्चे भी थोड़े बड़े होते जा रहे थे और वह खुद भी पूरा गौर करता कि उसकी पत्नी उसके माँ बाप को घर के नौकर की तरह ट्रीट ना करे, क्योंकि घर के असली मालिक तो वही है और जब तक वह जीवित है तब तक हर चीज पर उन्हीं का अधिकार है। और इसीलिए पुष्पेंद्र ने अपने माता पिता की मृत्यु तक उनका पूरा पूरा ख्याल रखा और पूजा की भी इस बार अकल ठिकाने आ गई थी, वरना तो उसका पति उसे छोड़कर चला जाता और यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब पूरा परिवार खुशी खुशी तब तक एक साथ ही रहा जब तक उन दोनों की मृत्यु न हो गई। अपने बेटे और बहू के राज में सुख भोगने का उनका सपना आखिरकार पूरा हुआ।
और पूजा को उसके सच बोलने का फल भी मिला। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।